विद्यार्थियों, भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम कौटिल्य का अध्ययन कर रहे थे। कौटिल्य के राजा, सप्तांग सिद्धांत, दंड व्यवस्था, मंत्री परिषद, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने न सिर्फ आंतरिक प्रशासन के बारे में बल्कि परराष्ट्र नीति के बारे में भी अपने विचार उद्धृत किए हैं। इसी के अंतर्गत आज हम कौटिल्य की परराष्ट्र नीति, कौटिल्य का जो ग्रंथ है अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत जो उसकी परराष्ट्र नीति है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। दूसरे देशों के साथ एक राजा को अपनी किस प्रकार की नीतियों का संचालन करना चाहिए, भारतीय राजनीतिक विचारकों ने आज से कई शताब्दियों पहले भी ये देख लिया था कि किस प्रकार की नीति का पालन दूसरे देशों के साथ करना चाहिए ताकि जो शक्ति संतुलन है वो खुद की तरफ भी रहे और युद्ध में कम से कम उलझ न पड़े। इस तरह की नीति का संचालन वैदेशिक नीति के संदर्भ में भारतीय राजनीतिक के क्षेत्र में भी भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने अपने विवरण प्रस्तुत किए, विचार प्रस्तुत किए हैं। इसी संदर्भ में कौटिल्य ने वैदेशिक नीति के बारे में क्या कहा या परराष्ट्र नीति के बारे में अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या कहा है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला, मंडल सिद्धांत। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन हम मनु के संदर्भ में कर चुके हैं। कौटिल्य कहता है कि मंडल सिद्धांत यानी कि 12 राज्यों का एक समूह होता है और उन 12 राज्यों के एक समूह के अंतर्गत कौन सा राजा हमारा मित्र हो सकता है और कौन सा राजा हमारा शत्रु हो सकता है। इस आधार पर हमें अपनी वैदेशिक नीति का संचालन करना चाहिए। संभावना ये रहती है कि पड़ोसी जो राज्य होगा वो राजा, संभावना ये रहती है कि उस राजा के शत्रु होने के जो चांस है वो ज्यादा रहते हैं। इसलिए उस अनुसार अपना शक्ति संतुलन या उस राजा के साथ अपने संबंध स्थापित करने चाहिए ताकि युद्ध में कम से कम उलझना पड़े। मंडल सिद्धांत 12 राज्यों का एक समूह है। कौटिल्य ने भी बताया है 12 राज्यों का जो समूह है उसमें जो केंद्र में जो राजा होगा वो विजिगीषु राजा, उसको नाम दिया है। विजिगीषु राजा का तात्पर्य ये होता है विजय की आकांक्षा करने वाला राजा। जो विजय की आकांक्षा करने वाला राजा है वो केंद्र में राजा है। उसका जो पड़ोसी राजा होगा यानी कि आगे की ओर जो राजा होगा वो कौटिल्य कहता है अधिराज्य यानी कि शत्रु राज्य है और इसके पीछे का जो राज्य है उसको नाम पार्ष्णिग्रह दिया है यानी कि पीठ का शत्रु। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पड़ोसी राजा है उसकी संभावना ये रहती है कि वो शत्रु राज्य होंगे। इसके आगे के जो राज्य होंगे यानी कि शत्रु की सीमाओं से मिला हुआ जो राज्य होगा तो शत्रु का शत्रु होगा यानी कि उसकी भी और उस राज्य की दोनों की सीमाओं के कारण या अन्य किसी कारण से आपस में जो संबंध होंगे, संभावना ये रहती है कि तनावपूर्ण होंगे। इसलिए वो शत्रु राज्य का शत्रु होगा तो शत्रु का जो शत्रु होगा वो मित्र राज्य होने की संभावना रहती है। तो कौटिल्य ये कहता है कि विजिगीषु राज्य के पड़ोस का राज्य अधिराज्य के पड़ोस का राज्य जो होगा मित्र राज्य। इस प्रकार की ये श्रृंखला आगे चलती रहती है और जो विजिगीषु राज्य है उसके आगे की ओर 5 राज्य और राज्य के पीछे की ओर 4 राज्य, जिसे उसने नाम दिया है पार्ष्णिग्रह यानी कि पीठ का शत्रु, आक्रांत यानी कि पीठ का मित्र, पार्ष्णिग्रहशार यानी कि शत्रु का मित्र और इसका मित्र का शत्रु। इसके आगे आक्रांताशार यानी कि शत्रु का मित्र। कहने का तात्पर्य ये है कि पीठ का जो राज्य होगा वो शत्रु राज्य होगा, उसके पास वाला जो राज्य होगा वो मित्र राज्य होगा और इसके पास वाला जो होगा वो शत्रु का मित्र होगा। तो ये श्रृंखला आगे चलती रहती है। इसके अलावा जो 2 राज्य और है ये 10 राज्य, इसके अलावा 2 और राज्य जिसे मध्यम राज्य कहा है। मध्यम राज्य की जो सीमा है वो विजिगीषु राज्य और अधिराज्य दोनों से मिलती है, लेकिन ये ताकतवर होता है, शक्तिशाली होता है। इन दोनों के मिले होने की संभावना के अंतर्गत वो
इन दोनों से युद्ध कर सकता है, अलग अलग होने पर युद्ध कर सकता है, उसे हरा सकता है। उदासीन राज्य होगा, उसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं मिली हुई होगी, अधिराज्य, मित्र राज्य, लेकिन ये इतना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो विजिगीषु राज्य, ये मंडल सिद्धांत, समूह सिद्धांत जिसे कह सकते हैं, 12 राज्यों का जो समूह है, इसके अंतर्गत कौटिल्य ये चाहता है कि राजा ये कोशिश करे कि जो शक्ति संतुलन है वो विजिगीषु राज्य की ओर रहे। और इसी के अंतर्गत प्रोफेसर अल्तेरी कहते हैं कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने मंडल सिद्धांत के रूप में एक विवेकपूर्ण संतुलन स्थापित किया है, ताकि राजाओं को युद्ध में कम उलझना पड़े और जो शक्ति संतुलन है, विवेकपूर्ण, छोटे राज्य है चाहे बड़े राज्य है, विवेकपूर्ण शक्ति संतुलन बना रहे। तो इन मंडल सिद्धांत के आधार पर राजा ये चाहते हैं कि शक्ति संतुलन भी बना रहे, युद्ध भी कम हो और राजा को अपनी शक्ति बढ़ाने का भी मौका मिले। तो राजा को ये प्रयास करना चाहिए कि जो शक्ति संतुलन के आधार पर परराष्ट्र देशों के साथ अपनी नीति का निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद है छाटगुणीय नीति। छाटगुणीय नीति का मतलब ये है 6 लक्षणों वाली नीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 6 लक्षण जो निभाने चाहिए एक राजा को, उसका अनुसार वर्णन किया है। जिस समय जो परिस्थितियां हैं उस अनुसार वो लक्षण निर्धारित करने चाहिए। कौटिल्य के अनुसार पहला, छाटगुणीय नीति के अंतर्गत पहला लक्षण है संधि, यानी कि दूसरे राजाओं को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने शक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति संतुलन अपने पक्ष में करने के लिए दूसरे राजाओं के साथ संधि करनी चाहिए। और इस संधि के माध्यम से इस प्रकार की संधि होनी चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो वो एक राजा दूसरे राजा की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहे। विग्रह का मतलब है युद्ध करना। जब राजा को ये लगे कि किसी देश की स्थिति है वो कमजोर है, निर्बल स्थिति है, और राजा को पता चल जाता है कि अमुक देश की स्थिति निर्बल है, तो उसके ऊपर युद्ध करके उस राज्य को अपने वश में कर लेना चाहिए। यान का तात्पर्य है वास्तविक आक्रमण। इसके अंतर्गत कौटिल्य कहता है कि जब राजा को ये महसूस होता है कि अमुक देश पर यदि आक्रमण कर दिया जाए तो उसकी विजय निश्चित है, पराजित होने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि उस देश की परिस्थितियां सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है, तो उस देश के ऊपर आक्रमण करके उसे अपने राज्य में मिला लेना चाहिए। आसन का तात्पर्य ये है तटस्था की स्थिति। उस समय के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक राजा की जो स्थिति है हमेशा पावरफुल रहे, शक्तिशाली रहे। कई बार राजा की स्थिति भी डाउन हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कौटिल्य कहते हैं कि तटस्था की नीति को अपनाना चाहिए। तटस्था का मतलब ये है, जिसे उसने आसन कहा है, कि कुछ समय के लिए शांत भाव रहकर कुछ समय के लिए शक्ति का अर्जन करना चाहिए। ये शक्ति दूसरे देशों के साथ संधि मित्रता करके या अपनी शक्ति बढ़ाकर, अपनी सेनाओं की शक्ति बढ़ाकर भी की जा सकती है, यानी कि कुछ समय के लिए तटस्थ रहना चाहिए। शर्षरे का मतलब ये है कि जब अपनी स्थिति को दुर्बल देखे तो उस समय अपने से शक्तिशाली, साथ ही साथ शत्रु से शक्तिशाली राजाओं का आश्रय प्राप्त कर लेना चाहिए। किसी भी स्थिति में कौटिल्य कहता है कि दुर्बल राजाओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुर्बल राजाओं के आश्रय से पराजित होने की संभावना रहती है। इसलिए शत्रु राज्य से शक्तिशाली राज्य का आश्रय प्राप्त करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट इसमें द्वैधी भाव। इसके अंतर्गत द्वैधी भाव, जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, 2 तरह के भाव। एक तरफ संधि करके अपनी शक्ति को बढ़ाया जाए, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति। संधि और विग्रह दोनों लक्षणों को जब साथ साथ अपनाया जाए तो उसे कौटिल्य ने द्वैधी भाव कहा है। तो ये 6 लक्षणों वाली नीति कौटिल्य कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जब जिस लक्षण की आवश्यकता हो उसके अनुसार इसका पालन करना चाहिए। छाटगुणीय नीति 6 लक्षणों वाली नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। इन
6 लक्षणों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस नीति का पालन करना चाहिए। परराष्ट्र नीति के अंतर्गत नेक्स्ट है उपाय। उपाय के अंतर्गत कौटिल्य कहता है कि साम, दाम, भेद और दंड इसके आधार पर दूसरे राजाओं को अपने वश में करना चाहिए। कुछ ऐसे राजा होते हैं जो कि साम के आधार पर वश में हो जाते हैं, यानी कुछ राजाओं को प्रशंसा करके, उसका गुणगान करके, उसको समझाकर, मित्रता करके राजाओं को वश में किया जा सकता है, यानी कि साम के आधार पर। कुछ ऐसे राजा होते हैं जिनको कि कुछ देकर, लालची प्रवृत्ति के कुछ राजा होते हैं तो उनको कुछ देकर, कर देकर, धन धान्य देकर, कीमती वस्तुएं देकर उन राजाओं को वश में किया जा सकता है। तो दान देकर भी राजाओं को वश में किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे राजा होते हैं जिनकी स्थिति शक्तिशाली है, तो ऐसे राजाओं को वश में करने के लिए कौटिल्य कहते हैं भेद नीति का पालन करना चाहिए, यानी कि कूटनीति का, भेद नीति का उस राजा के मित्रों के आपस में गलतफहमी पैदा करके मित्रता को तोड़ दिया जाए, या राजा और उसकी अन्य प्रकृति का मतलब जैसे उसकी जनता के बीच, उसके मंत्रियों के बीच आपस में गलतफहमी पैदा करके, उनके बीच तनाव की स्थिति पैदा करके भी राजाओं को अपने वश में, यानी कि कूटनीति के द्वारा, भेद नीति के द्वारा राजाओं को वश में किया जाए। कौटिल्य कहता है कि जब इन तीनों उपायों का प्रयोग सफल नहीं हो या तीनों उपाय काम नहीं करे तो लास्ट में दंड नीति यानी कि युद्ध नीति के अनुसार राजाओं को वश में करना चाहिए। तो इस प्रकार से साम, दाम और दंड भेद ये 4 उपाय हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजाओं के द्वारा दूसरे राजाओं को वश में किए के संबंध में ये उपाय बताए जाते हैं। कौटिल्य ने सैन्य बल का भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत सेना का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस राज्य की सेना शक्तिशाली है उस राजा की सफलता निश्चित है। कौटिल्य कहता है संतुष्ट सेना सफलता की कुंजी है। इसलिए कौटिल्य ने सेना के संबंध में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख और कहीं कहीं जल सेना का उल्लेख भी मिलता है। रथ सेना, हस्ती सेना यानी कि हाथियों की सेना, अश्व सेना यानी कि घोड़ेसवार और पदाती सेना। पदाती सैनिक के लिए वो ये कहता है, पदाती सैनिक कई प्रकार के, यानी कि पैदल सैनिक कई प्रकार के हो सकते हैं, वंशानुगत सैनिक है वो हो सकते हैं, युद्ध में हारे हुए जो व्यक्ति है वो सैनिक हो सकते हैं, कुछ श्रेणी के आधार पर सैनिक हो सकते हैं। तो अनेक प्रकार की श्रेणियां निर्धारित की है। कुल मिलाकर कौटिल्य कहता है कि एक अच्छी सेना सफलता की कुंजी मानी जा सकती है। सेना को अस्त्र शस्त्र की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति होती रहनी चाहिए, उनको निश्चित वेतन इत्यादि मिलता रहना चाहिए ताकि वो राज्य के संदर्भ में युद्ध लड़कर वो राज्य को सफलता दिला सके। राजा की भी 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख कौटिल्य कहता है, उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। इन 3 शक्तियों के आधार पर राजा अपनी विजय किस प्रकार से प्राप्त करे उसके बारे में भी कौटिल्य उल्लेख करता है। उत्साह शक्ति का मतलब मनोबल की शक्ति, आत्मविश्वास की शक्ति, उत्साह शक्ति। दूसरा इसके अंतर्गत प्रभाव शक्ति। प्रभाव शक्ति का तात्पर्य जब राजा के पास अपनी भौतिक शक्ति ज्यादा है। भौतिक शक्ति का तात्पर्य यह है कि राजा के पास अपनी सेना कितनी है, उसके पास अस्त्र शस्त्र कितने हैं, हाथी घोड़े इत्यादि, रथ इत्यादि कितने हैं, ये प्रभाव शक्ति। तीसरा है मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति का तात्पर्य जब राजा कूटनीतिक चाले चल के भेद की नीति अपनाकर इस प्रकार की नीति के आधार पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे भेद नीति। तो इन 3 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। नेक्स्ट है युद्ध के भी 3 प्रकार कौटिल्य ने बताए हैं, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तुष्णि युद्ध। प्रकाश युद्ध को हम धर्म युद्ध कह सकते हैं। जब धार्मिक नियमों के आधार पर, धार्मिक नियम कहे या युद्ध के नियमों के आधार पर जब युद्ध संचालित किया जाता है तो उसे प्रकाश युद्ध कहा है। जब कूटनीतिक उपायों के आधार पर युद्ध किया जाए
तो उसे कूटनीति, जिसमें छल कपट इत्यादि का जब प्रयोग किया जाए तो उसे कूट युद्ध कहा है। तीसरा तूष्णी युद्ध, जिसे कि सबसे निकृष्ट प्रकार का जो युद्ध है उसे तूष्णी युद्ध कहा है, जिसके अंतर्गत जो असैनिक व्यक्ति है उसको भी मार दिया जाता है, फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, विष सदृश जो साधन होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, तो उसे तूष्णी युद्ध कहा है। इसके अलावा कौटिल्य ने अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था का भी उल्लेख किया है। दूसरे राज्यों में भेद नीति को वो किस प्रकार से प्रकट करेगा या छल कपट का प्रयोग दूसरे राज्यों में कैसे करेगा, एक राजा का उसके मित्रों के बीच किस प्रकार से गलतफहमी पैदा करेगा, तो उसके लिए दूत और गुप्तचर अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने दूत के कुछ प्रकार निर्धारित किए हैं। 3 प्रकार के दूत हैं, निसृष्टार्थ, परिमितार्थ और शासनहर। निसृष्टार्थ के पास सारी शक्तियां होती है, परिमितार्थ के पास 50% और शासनहर के पास उसे इसके निसृष्टार्थ से 50% शक्तियां होती है। यानी कि क्रम अनुसार पद सोपान के अनुसार सबसे श्रेष्ठ निसृष्टार्थ, फिर उसके बाद परिमितार्थ और उसके बाद शासनहर होता है। दूतों का नियुक्ति करते समय कौटिल्य कहते हैं कि दूत चतुर होने चाहिए, कूटनीतिज्ञ होने चाहिए, कुशल वक्ता होने चाहिए, साहसी होने चाहिए, निर्भीक होने चाहिए, तभी वो अपना कार्य सफलता पूर्वक संपन्न कर सकते हैं। दूतों का जो कार्य है उसका भी उल्लेख किया है कि दूसरे राज्य में संदेश भेजना, संधि कराना, संग्रह, अपने मित्रों का संग्रह करना और भेद उत्पन्न करवाना, ये दूतों का कार्य है। इसके अलावा कौटिल्य ने अपने राज्य के अंतर्गत भी गुप्तचर है या नहीं है, अपने राज्य के अंतर्गत गुप्तचरों का पता लगाने के लिए और दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है उसका पता लगाने के लिए गुप्तचरों का उल्लेख किया है, गुप्तचरों की व्यवस्था की है। तो कौटिल्य ने गुप्तचरों के भी कई प्रकार निर्धारित किए हैं, जिसके अंतर्गत कौटिल्य कहता है कि गुप्तचर व्यापारी के भेष में, शिक्षक के भेष में, भिक्षुक के भेष में और धर्म प्रचारक के भेष में दूसरे राज्यों में रहते हैं और दूसरे राज्यों के अंतर्गत वहां की स्थिति का पता लगाते हैं। अपने राज्य के अंतर्गत भी यदि दूसरे राज्यों के गुप्तचर है या राजा के विरुद्ध किसी भी प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है, तो इस प्रकार की गुप्तचरों के माध्यम से इन चीजों का पता लगाया जाता है। तो कौटिल्य की जो परराष्ट्र नीति है उसका विस्तृत विवरण हमें अर्थशास्त्र के अंतर्गत देखने को मिलता है और उसमें कौटिल्य ने न सिर्फ आंतरिक प्रशासन का बल्कि बाह्य या परराष्ट्र नीति का भी बहुत विस्तृत वर्णन, उस समय जब परराष्ट्र नीति के संबंध में बहुत कम विचार देखने को मिलते थे, तो उस समय भारतीय राजनीतिक विचारकों में इस दृष्टि से विस्तृत विवेचन किया है। धन्यवाद।